अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं करण नाज़। तहरीक इंसाफ का कहना है कि हुकूमत ने शौकत खानम के 2 डॉक्टर से बानी PTI के चेकअप करवाने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया है। PTI चाह रही थी कि डॉक्टर फैसल और डॉक्टर आसिम इमरान खान का जेल में मुआयना करें और उनकी सेहत से मुतालिक पार्टी और उनकी फैमिली को आगाह करें। इमरान खान से मुलाकात के लिए कल रात PTI ने अडियाला के बाहर धरना दिया और फिर आज सुबह चीफ जस्टिस से मुलाकात के लिए सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना दिया हुआ था, जिसके बाद सलमान अकरम राजा की चीफ जस्टिस से मुलाकात हो गई। इत्तलात ये आ रही हैं कि 30 मिनट तक या उससे ज़ायद तक ये मुलाकात जारी रही। PTI रहनुमा ने चीफ जस्टिस को पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात से मुतालिक आगाह किया। मुलाकात के बाद सलमान अकरम राजा ने कहा कि इतनी जिद्दोजहद के बाद जो हासिल हुआ वो तसल्ली बख्श नहीं है। उन्हें सिर्फ आज रात तक इमरान खान की रिपोर्ट्स बहनों को मिल जाने की यकीन दहानी करवाई गई है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बताया कि मुलाकात के लिए अब भी उनके पास नो का मैसेज आया हुआ है। इस पर मजीद बात करने के लिए शेख वकास अकरम साहब, जो कि सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। आपकी मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। शेख साहब, सबसे पहले तो ज़रा मुझे इस हवाले से फरमा दीजिए, जो मुलाकात हो गई चीफ जस्टिस के साथ, आप लोगों की तरफ से मुतालबा था खान साहब के जो रिपोर्ट्स हैं उस हवाले से और मुलाकात के हवाले से, मुतालबात लेकर गए थे चीफ जस्टिस के पास और आपको एक की तो चले मिल गई है। सिर्फ मुलाकात और रिपोर्ट का मुतालबा नहीं था, बिल्कुल ये भी मुतालबा था कि नाहक कैद है और उनकी रिहाई हमें मकसूद है। ये तो एक सिचुएशन ऐसी पैदा हो गई कि जिसकी वजह से एक मेडिकल इमरजेंसी जो है, जो पहले हुकूमत ने छुपाई और बाद में उसको उन्होंने मान लिया, ये तो मीडिया की मेहरबानी है जिन्होंने इसको लीक किया। उस हवाले से मीटिंग तो बहुत पीछे चीज एक रह गई है। मीटिंग लीडिंग टू क्या उसे कहते हैं, रिहाई। देखिए, हम चाहते हैं डॉक्टर आसिम जो है वो खान साहब को फौरी जाके मिले और फौरी उनका जो भी ट्रीटमेंट है, जो भी मेडिकल कंडीशन है वो हो। खान साहब से वकला, रुफका, फैमिली की मुलाकात, रिहाई मकसूद है, रिहाई। ही शुड बी रिलीज्ड। जी, तो सर आइंदा का लाए अमल क्या होगा आपका, जिसके लिए इजलास आज होना है? किस किस्म के फैसले कर सकते हैं आप लोग? उससे मीटिंग्स हो रही हैं, जिसमें सियासी कमेटी की 1-2 मीटिंग्स ऑलरेडी हो चुकी हैं। कोर कमेटी की मीटिंग हुई अगले दिन, एक लंबी सी मीटिंग, जिसके अंदर ये अहम तरीन फैसला ये था कि क्योंकि हम आईनी अदालतों के सामने पेश नहीं हो रहे थे और अब खान साहब की सेहत, मुलाकात और रिहाई की बात है, तो आप बिल्कुल पेश हों। तो कोर कमेटी ने ये इजाजत दी अपने वकला को कि पेश हों, बल्कि उन्हें कहा कि अगर कोई नई रिट्स करनी है तो वो नई रिट करें। फिर हमारे जो सदूर हैं चारों, उन्होंने सेक्रेटरी जनरल को पॉलिटिकल कमेटी में सारा लाएअमल 8 फरवरी के हवाले से जो पुरअमन एहतजाज है, जो TTAP ने अनाउंस किया है, और उसमें वी आर दी मेजर पार्टनर, द बिगेस्ट पार्टनर इन दैट अलायंस। तो उसमें हम क्या क्या रोल अदा कर रहे हैं, ये आलिया हमजा साहबा और उनके साथ बाकी 3 सदूर और जनरल सेक्रेटरी साहब ने जो है वो कमेटी से के सामने उन्होंने रखा कि जी ये चीज़ें पुरअमन तरीके से करना चाहते हैं। जैसे अंजुमन ताजरान से गुफ्तगू उनको कायल करें कि शटर डाउन के लिए बात करें, बाजारों के सदूर से, ट्रांसपोर्ट के लोगों से और चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, तो ये बताया गया कि आप करें। फिर वहां पे ये भी आपको एक मीटिंग में ये भी डिसीजन लिया गया कि जो है वो IPU को एंगेज किया जाए, जो इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन है। ऑब्वियसली खान साहब फॉर्मर पार्लियामेंटेरियन भी है और इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी सियासी पार्टी ये कायद है। खान साहब समेत हमारे लोग कोट लखपत में मौजूद है और बहुत से पार्लियामेंटेरियंस पे केसेस हैं, मगर मेन फोकस खान साहब के उस केस के हवाले से जो ऑलरेडी IPU के अंदर मौजूद है, उनकी जो है इंटरनेशनल पार्लियामेंटेरियन यूनियन के हवाले से, उसको एक्टिवेट करने के लिए बातें हुई। तो बहुत सारी चीजें इसी किस्म की डिस्कशंस, आप क्योंकि ऑन गोइंग तहरीक है तो तवातुर से मीटिंग्स होगी, तो अपडेट्स जो है वो आते रहेंगे और उस पर जो फैसले हैं। देखें ना, अब ये 8 फरवरी के अंदर ये जो खान साहब की मेडिकल इमरजेंसी की सिचुएशन एक आई, उसके ऊपर हमें बार बार बैठना पड़ता है और चीजें जो है उसको एनालाइज करना पड़ता है। इंटरनेशनल पार्लियामेंटेरियन की जो यूनियन है उसके पास किस हवाले से जाएंगे? नहीं, 8 फरवरी का तो मैंने आपको बता दिया ना कि सूबाई सदूर जनरल सेक्रेटरी साहब ने वो एक जो लाएअमल उन्होंने अपना बनाया पुरअमन एहतजाज के हवाले से वो शेयर किया। IPU खान साहब की हेल्थ के हवाले से
खान साहब के साथ जो इन्होंने चुप करके उनको लेके आए और उनका जो है प्रोसीजर करवाया और वहां से वापस ले गए, फैमिली को भी नहीं बताया, हम वकला को भी नहीं बताया, किसी को खानुकान खबर ना हुई, छुपा के पता नहीं क्या किया इन्होंने, क्या नहीं किया। तो उस हवाले से आईपीयू में इसी नेचर के केसेस जो है जहां फॉर्मर और मौजूदा पार्लियामेंटेरियंस के साथ ज्यादती होती है, वो पूरी दुनिया के पार्लियामेंटेरियंस का एक फोरम है, वहां पे ऑलरेडी खान साहब का केस मौजूद है, खान साहब की नाहक कैद की वजह से। अच्छा शेख साहब, आप लोगों ने 8 फरवरी को पहिया जाम की कॉल दी हुई है, दूसरी तरफ इन्हीं दिनों में लाहौर में बसंत मनाई जा रही होगी, तो ऐसे माहौल में कि जहां आवाम त्यौहार मना रहे होंगे, आपको लगता है कि जो आपका मुल्क गिर पहिया जाम हड़ताल की कॉल है ये कामयाब हो पाएगी? बिल्कुल, तहरीक भी चलाएंगे, पतंग भी उड़ाएंगे। अच्छा। दोनों राइट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और वो पतंग जो होंगे उसको भी तहरीक का हिस्सा ही समझे। उसमें आपको जो है वो कैदी नंबर 804 का ही जो है वो नाम नजर आएगा। सर नजर नहीं आ सकता, पाबंदी लगा दी है ऑलरेडी इस पर। देखिए वो जिन पैरामीटर्स पर उन्होंने पाबंदी लगाई है, हमारे लोग, हमारे वकला, हमारे बंदे बहुत ज्यादा जो है वो सियाने हो गए इनकी पाबंदियों से, तो उन्होंने रास्ते निकाल लिए हैं जो कि उन पाबंदियों से बाला बाला है। फिर आपने जो रास्ते निकाले हैं, अगर उसके बाद फिर गिरफ्तारियां होंगी तो फिर क्या करेंगे शेख साहब? ये बात तो आप उन लोगों को करें जिनकी गिरफ्तारियां पहले नहीं हो रही है। पहले कभी हया किया उन्होंने हमारा? दूसरी बात ये है कि अगर पतंग उड़ाने पर उन्हें गिरफ्तार ही करना है, हमारे लोगों को गिरफ्तार कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, आगे नहीं गिरफ्तार करते हैं। तीसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह आपने कही, पाबंदी लगाई है। पाबंदी तो उन्होंने इमरान खान साहब की नाम पे और उनकी बात पे और उस पे भी मीडिया पे लगाई है, मगर कौन सा टीवी प्रोग्राम है जो इमरान खान के बगैर हो रहा है पूरे पाकिस्तान में, बताएं जरा। नहीं हो सकता। रियलिटी है पाकिस्तान की इमरान खान, उससे जितना भी कोई कोशिश कर ले, हुकूमत ही तो छोटी मोटी चीज है, पंजाब हुकूमत है, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो लोगों ने जो करना है वो करना है, जो चीजें लोगों के दिल में लिखी हुई है वो उन्होंने करनी है। इनके क्या होने से क्या होता है, तो गिरफ्तार क्या कर लेंगे, हाँ कर लेंगे गिरफ्तार। अच्छा मुझे ये भी बताएं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात आप कर रहे हैं कि पहिया जाम हड़ताल और बसंत एक साथ चल रही होंगी। मेरी बात सुने, पहिया जाम क्या होता है? भाई लोग गाड़ियां ना चलाएं, वो हम जबरदस्ती तो नहीं रोक सकते ना, हम सियासी पार्टी हमने किसी की गाड़ी तो नहीं रोक रही, तुम नहीं चल सकते यार, वो तो हमने नहीं कहा। वसात आपने अनाउंस किया है, लोग अपनी छतों के ऊपर होंगे, घरों से बाहर नहीं निकलेंगे। जब लोग बाहर नहीं निकलेंगे तो गाड़ियां नहीं चलेंगी, ठीक है। जब गाड़ियां नहीं चलेंगी, लोग घरों में होंगे, पतंगबाजी होगी और उसके ऊपर भी 804 होगा। तो बेवकूफ है जिन्होंने 15 तारीख की जो बसंत है उसको रिवर्स किया है कि जी 6 से 8 तक मनाए कि जी शायद ये इवेंट जो है डाइल्यूट हो जाएगा। ये एक आईनी हक है सबका, और वो आराम से करना चाहते हैं तो आप उनको करने दें। जब आप चीजों को दबाते हैं खामखा, जब आप उसको पुश करते हैं और ज्यादा फोर्स से होती है, ज्यादा होती है, तो क्या फायदा? ये बेवकूफ लोग हैं। शेख साहब फिर लोग मना रहे होंगे बसंत और आप इसे क्लेम कर लेंगे अपनी कामयाबी। अब मुझे ये फरमाइए कि आपके लोग कह रहे हैं कि खान का साहब के चेकअप से मुतालिक जो है ना वो इत्तला नहीं थी, अहले खाना को लाइम रखा गया, लेकिन बैरिस्टर अकील मलिक साहब दावा कर रहे हैं कि पीटीआई के कुछ सीनियर रहनुमाओं को बताया गया था, पहुंचे ही नहीं वो अस्पताल। ये नौजवान है, ये फॉर्म 47 का है, ये पहली दफा बन किया है, वो भी फॉर्म 47 पे है। ये भी नौजवान है, इसको भी इतनी इंफॉर्मेशन नहीं देते इसकी पार्टी वाले जितनी ये बड़े बड़े दावे कर रहा है। इसे कहे कि जिन रहनुमाओं को पीटीआई वालों को बताया गया था, इससे पूछे को तेरी मासी दे पुत्र लेंगे, तू ना नाम लगा रहे हैं, तू नाम भी दस देना। तुम्हें कब से हया आने लग गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का कि तुम उनके नाम छुपा रहे हो? ऐसे झूठ बोलते हैं, सिर्फ फ्रॉड करते हैं। चलेंगे, ये सवाल उठाएंगे उनके सामने। सर 26 नवंबर से पहले वैसे हुकूमत और आपके दरमियान एक बैकडोर राब्ता कायम हुआ था, तो क्या इस वक्त भी हुकूमत के साथ किसी किस्म का कोई राब्ता चल रहा है, कोई बातचीत हो रही है एहतजाज मौखर के हवाले से या खान साहब से मुलाकात के हवाले से राहें हमवार हो सकें इस हवाले से? कोई राब्ता नहीं, कोई डील नहीं। पीटीआई डजंट बिलीव इन डील्स, इमरान खान डज नॉट बिलीव इन डील्स। कोई डील नहीं है, कोई राब्ता नहीं है। जब भी ये माजी का ट्रेंड आप देख लें, जब भी कोई अनाउंस होती है मोबाइल प्रोटेस्ट, तो उस वक्त ये डील की बातें आने लग जाती हैं, वे डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट करते हैं। सर ये जरा क्लियर कर दें कि ना आपकी तरफ से कोई ऑफर की जा रही है, ना हुकूमत आपको कोई ऑफर कर रही है। नहीं, ये ऑफर बड़ी स्पेकुलेशन हो रही है ये।
जब से ये सारा मामला शुरू हुआ है ऑफरें तो आती और जाती रहती है। नहीं, वो तो आती जाती रहती है, मौजूदा वक्त में कोई ऑफर मौजूद है आपके पास? नहीं, इस किस्म की कोई बात नहीं चल रही हमारी किसी के साथ। वही पुरानी ऑफर जो है वो जब हमारी तरफ से रिफ्यूज भी होती है तो आगे से कहा जाता है जी ठीक है तुसी तो ना कर देती मगर साढ़े दरवाजे खुले रहे। सही है सर, आपकी मौजूदगी का जरा फायदा उठाते हुए ना तीरा की भी बात कर लेती हूँ। 80% लोग वहां से जा चुके हैं। विफाकी हुकूमत सिक्योरिटी जराए के बड़ा वाजे कर चुके हैं कि जो IBOs होते हैं वो तो हो रहे हैं मुसलसल, लेकिन इसके अलावा कोई ऑपरेशन नहीं होगा। 2 दिन बाद वजीर आला साहब ने भी जरगा बुलाने का फैसला किया हुआ है। तो सर वो वाकई क्या रीसेटल कर सकते हैं दोबारा फिर लोगों को, वो जो वहां से निकल गए मुंतकिल हो गए? देखिए सूबाई हुकूमत इस वक्त तो एक बहुत बड़ा क्राइसिस बन गया है क्योंकि जिन इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस की बात हो रही है जिसकी बुनियाद के ऊपर वो वहां से बेचारों को माइग्रेट करना पड़ा है, और जब वो माइग्रेट करके आ रहे थे नीचे की तरफ तो बर्फबारी का आपने देखा इतना मामला हो गया, तो वो तो बेचारे अब वापस उनका ट्रेवल करके जाना, पहले तो उनका वहां से मतलब है कि वो कितना मुश्किल था, तो वापस जाना मुझे नहीं लगता, ये तो बता सकते हैं KP के एडमिनिस्ट्रेशन के वो कितना पॉसिबल है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि जगह इस हवाले से शायद कोई कंफ्यूजन जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से फैलाए जा रहे हैं और जो इनएक्टिविटी है, जो लैक ऑफ कोऑपरेशन है, देखिए ना ये एक ह्यूमन क्राइसिस है और इसमें फेडरल गवर्नमेंट का भी हिस्सा है, ये पाकिस्तान का हिस्सा है तीरा, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इल्जाम तराशी से तो आप नहीं अपनी जिम्मेदारियों से भाग सकते। मेरा ख्याल है वो उन CVMs के हवाले से शायद CM साहब जो है वो अपने इलाके के लोगों से जाके जो है वो बात करना चाहते हैं, इसलिए जा रहे होंगे। अदर दैट मेरे पास कोई डिटेल वो नहीं है कि व्हाट ही वांट्स टू से एंड व्हाट ही वुड से, तो आई डोंट नो अबाउट दैट। मगर ये जो आप कह रही हैं कि वो वापस ले जाने वाली को बात है, मेरा नहीं ख्याल इस किस्म की कोई बात अभी तक डिस्कस हुई है, मेरे नॉलेज में नहीं है। बिल्कुल ठीक है, आप कह रहे हैं कि आपकी नॉलेज में नहीं है ये बात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शेख वकास अकरम साहब प्रोग्राम के साथ मौजूद थे। क्विकली नाज़रीन आगे बढ़ते हैं। सनत का पहिया चलाने और बरामदात का हुजम बढ़ाने के लिए आखिरकार हुकूमत जाग उठी है। सनतकारों और एक्सपोर्टर्स से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि इंडस्ट्री के लिए फ़ी यूनिट बिजली 4 रुपये 4 पैसे सस्ती कर दी है। ख्वाहिश तो थी कि इसको मज़ीद 10 रुपये सस्ता किया जाए, लेकिन इस वक्त हाथ बंधे हुए हैं। वज़ीर आज़म ने यह भी ऐलान किया कि इंडस्ट्री के लिए जो व्हीलिंग चार्जेस हैं उससे भी कम करके 9 रुपये से भी कम होंगे। बरामद कुनंदगान के लिए शरह सूद को 7.5% से कम करके 4.5% कर दिया गया है। बरामद कुनंदगान को 2 साल के लिए ब्लू पासपोर्ट जारी करने का फैसला किया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी एतराफ़ किया है कि खित्ते के दीगर ममालिक से मुकाबला करने के लिए टैक्स, शरह सूद और बिजली के नरखों में कमी करनी होगी। इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए कामरान अरशद साहब जो कि चेयरमैन एप्टमा है प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। आपके साथ साथ खुर्रम शहजाद साहब जो कि मुशीर हैं वजारत ख़जाना के प्रोग्राम में, दोनों मौजूद मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। कामरान साहब आपसे बात का आगाज़ करते हैं। सर, आप लोगों की जानिब से काफ़ी अरसे से बिजली की कीमतों में कमी के हवाले से मुताला किया जा रहा था। आज वज़ीर आज़म साहब ने फ़ी यूनिट 4 रुपये से ज़ायद की कमी, व्हीलिंग चार्जेस में 9 रुपये तक का कम करने का ऐलान किया है। अब ताजर मुतमईन है सर? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये समझता हूँ कि आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो किया बड़े मुस्बत इक़दाम लिए और जिसे कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। 4 रुपये 4 पैसे बिजली के टैरिफ में कमी की। जो एक्सपोर्ट रीफाइनेंस रेट है, काइबोर ने एक्सपोर्ट रीफाइनेंस रेट में भी उन्होंने कमी की और व्हीलिंग चार्जेस में भी कमी की। हमें बस नोटिफिकेशन का इंतज़ार है, लेकिन ऑन फेस ऑफ इट मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़े अच्छे इक़दाम लिए हैं और हम इनको एप्टमा प्लेटफॉर्म से अप्रिशिएट करते हैं और आगे देखते हैं कि ये सिलसिला चलता रहे, बिकॉज ऑलरेडी हमारी एक्सपोर्ट बहुत मुतासर हुई है। पहले 6 महीने की एक्सपोर्ट इस साल की $1.5 बिलियन से गिर चुकी है कंपेयर टू टाइम लास्ट ईयर। जी, अच्छा कामरान साहब, आप लोगों का एक मुतालबा शरह सूद में कमी का भी था, वो तो कम नहीं हुई है, लेकिन हुकूमत ने एक्सपोर्ट रिफाइनेंसिंग को 7.5% से कम करके अब 4.5% पर कर दिया है। क्या इंडस्ट्री को इससे कुछ रिलीफ मिल सकेगा? सरमायाकारी बढ़ेगी? जो सनतें बंद हैं वो चल पड़ेंगी सर? मेरा ख्याल है इससे होगा क्या कि जो गिरती एक्सपोर्ट थी और जिस तरह वो स्लाइड कर रही थी वो रुक जाएगी एंड जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं वो उन्हें थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस मिल जाएगा। इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, वियतनाम के मुकाबले में जो बंद हैं वो तब चलेंगी जब बिजली का रेट
7 से 8 सेंट होगा जब शरह सूद जिसे आप काइबर कहते हैं वो 7% हो जाएगा, और जब आपकी टैक्सेशन भी थोड़ी सी रिड्यूस होगी। बंद सनतों को चलाने में थोड़ा सा वक्त लग जाएगा, लेकिन जो आपकी इस वक्त एक्सपोर्ट स्लाइड कर रही थी वो हम उम्मीद करते हैं कि फरवरी मार्च तक वो ट्रेंड थोड़ा सा रिवर्स होके नेगेटिव से वापस पॉजिटिव में जाना चाहिए। अब सही है, आप उम्मीद कर रहे हैं कि इसको नेगेटिव से पॉजिटिव में इन साइंस को जाना चाहिए। सर, आपने खुद इंडिया का तस्करा छेड़ा, बांग्लादेश का तस्करा छेड़ा, तो जो इंडिया और यूरोपीय यूनियन में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, इससे जो यूरोप को पाकिस्तानी एक्सपोर्ट होती है वो क्या, उस पर क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि बिजनेस रिकॉर्डर के मुताबिक हम टैक्स फ्री होते हुए यूरोप को $6.2 अरब की एक्सपोर्ट करते हैं, और इंडिया 12% टैरिफ पर सर $5.5 अरब की एक्सपोर्ट ऑलरेडी करता है। सर जी, मैं ये समझता हूँ कि इंडिया को एक बहुत बड़ा एज मिलने वाला है, और वो बहुत बड़ा एज उनको डील उनकी हो गई है। ये डील को इन्फोर्स होते हैं, रेटिफाई होते 10-11 महीने लग जाएंगे, 1.5 साल लग जाएगा जी। तो मैं समझ रहा हूँ ये हमारे लिए ना, ये जो 10-11 महीने हैं, ये इसमें आज जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्टेप लिया, ये पहला पॉजिटिव मुस्बत स्टेप है कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को रिड्यूस करने के लिए। अब हम उम्मीद रखते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब से और उनकी काबिल टीम से कि इंशाल्लाह 3-4-5 महीने तक या बजट तक मजीद वो सिंगल डिजिट में ये कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस के एसेंशियल फैक्टर्स को, जिसमें बिजली है, गैस है, इसको सिंगल डिजिट में लाएं, ताकि जब इंडिया को ड्यूटी फ्री एक्सेस यूरोप के 27 मुल्कों को मिल जाए तो तब तक हम उनके साथ पूरी तरह से compete करने के लायक फिर से हो जाए। सर, वैसे जो ये खदशात अब जाहिर किए जा रहे हैं कि $3-4 अरब के जो नेगेटिव में पाकिस्तान जा सकता है, ये इंडिया और यूरोपीय यूनियन के पैक्ट के बाद, ये खदशात आप दुरुस्त समझते हैं? अगर ये 1.5 साल बाद भी डील मैच्योर होती है और इस पर काम होता है तो? देखें, इंडियन बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, एक्सपोर्टर को पाकिस्तानी बिजनेसमैन, एक्सपोर्टर, इंडस्ट्रियलिस्ट से उनके पास बहुत ज़्यादा मरात हैं, बहुत ज़्यादा सब्सिडीज़ हैं। हमारे पास किसी किस्म की कोई मरात या सब्सिडीज़ नहीं है। हम तो बार बार अपनी हुकूमत वक्त से यही रिक्वेस्ट करते आ रहे हैं और उनके सामने केस प्रेजेंट करते हैं कि हम खित्ते की हाईएस्ट बिजली का नर्ख, गैस का नर्ख, शरह सूद एंड टैक्सेशन के साथ नहीं सरवाइव कर सकते, इसलिए हमारी एक्सपोर्ट्स नीचे जा रही हैं। तो खुदारा हमारी मदद करें। हम तो सिर्फ इन चीज़ों को लेवल प्लेइंग फील्ड विद द रीजन के साथ लाने पे बार बार दरख्वास्त करते थे। तो हमें अल्लाह का शुक्र है मौजूदा हुकूमत ने उस पे रोशनी डाली एंड आज ये पैकेज अनाउंस किया। तो और ये जो 10-11 महीनों की आप बात कर रहे हैं ना सर, इस 10-11 महीनों में हम कैसे अपॉर्चुनिटी को कैप्चर कर सकते हैं? खुर्रम शहजाद साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। बस एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो इस डिस्कशन करते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहूंगी। खुर्रम शहजाद साहब भी साथ मौजूद हैं। खुर्रम साहब, गुफ्तगू ब्रेक से पहले क्या चल रही थी यकीनन सुनी आपने। सर, यहाँ पर जो एक कन्फ्यूजन आ रही है सामने, जो बिजली की कीमतों में कमी हुई है वो जो बेस प्राइस है उस पर नहीं हुई है बल्कि व्हीलिंग चार्जेस में हुई है। और आपने भी एक्स पर पोस्ट की है जिसमें बेस प्राइस को व्हीलिंग चार्जेस से मुंसलिक कर दिया है। ये दोनों चीजें अलग अलग नहीं होती खुर्रम साहब? जी, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया किरण मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। देखें, ये बेसिकली ना जो मॉडल है, जो प्राइसिंग मॉडल होता है, उसमें कुछ चीजें इनकॉर्पोरेट होती हैं। मैं बेसिक एग्जांपल देता हूँ कि इसमें शरह सूद भी शामिल होती है, इसमें करेंसी का इम्पैक्ट भी शामिल होता है, इसके अंदर जो बेस फ्यूल जिससे बिजली बनती है, या जो भी फ्यूल होता है, वो तेल हो या गैस हो या कोई और फ्यूल हो, उसके भी चार्जेस होते हैं। फिर उसके अंदर फिर एक रिटर्न का भी एलिमेंट होता है जो इन्वेस्टर होता है। तो देखें, ओवरऑल जो प्राइसिंग होती है ना, उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल बहुत सिंप्लीफाई करके बताता हूँ कि अगर 36 रुपए पर यूनिट कॉस्ट थी इंडस्ट्री की, तो वो 34 रुपए हो गई है। इस तरह से, यानी कि 4 रुपए कम हो गए।
तो वो व्हीलिंग जो है वो उसके अंदर अगर वो 12 रुपए व्हीलिंग चार्जेस थे तो ये बेस प्राइस के अंदर भी शामिल था वहां पे भी, तो वो इतना ही लगभग जो है वो कम हो गया है। तो देखिए होता ये है कि जो कंज्यूमर है ना वो डिपेंड करता है कौन सा है, यानी कि वो किस सेक्टर का कंज्यूमर है, या वो पावर है, वो इंडस्ट्रीज हैं, वो हाउस होल्ड है, या फिर वो जो है सीमेंट है, वो फर्टिलाइजर कौन है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ समझाने के लिए। तो कंज्यूमर टू कंज्यूमर भी जो है वो प्राइस चेंज होती है, लेकिन थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। ओवरऑल आप ये समझें कि इंडस्ट्रीज के लिए 4 रुपए कम हुए हैं बेस जो यूनिट कॉस्ट थी, और बिलिंग के अंदर भी एडिशनल जो है वो 4 रुपए, टोटल 8 रुपए समझ लें आप इम्पैक्ट पड़ा है, जो कि बहुत अच्छा है। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि अगर हम 13-14 सेंट पे बिजली बेच रहे हैं और वो अगर 9 सेंट पे आती है, 8 सेंट पे आ जाती है, जो कि रीजनली कंपेटिटिव होता है, तो देखें यही चाहिए था ना इंडस्ट्री को, तो वो अगर मिल गया। कल देखें मैं आपको प्रोग्राम में बताता हूँ कि मैं एक प्रोग्राम में था, एक और जो है शो में था, उसमें मेरे साथ एप्टमा के चेयरमैन भी थे, और उसने इनकी वन ऑफ द डिमांड्स वाज कि ये जो आपने क्रॉस सब्सिडी दी हुई, यानी कि आप इंडस्ट्री से ज्यादा चार्ज कर रहे हैं और वहां से आप सब्सिडाइज करके किसी और को कम रेट पे दे रहे हैं, ये कम कर दें या ये हटा दें, और वो हटा दी। तो देखें पहले एक और चीज पहले हुई है, पीएम ने की थी, वो ये कि एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज, वो ये था कि जितना एक्सपोर्ट हो रहा था उसकी जो टॉप लाइन होती है, एक्सपोर्ट का जो नंबर होता है, लेट्स से अगर 100 रुपए की एक्सपोर्ट हो रही है तो उसके ऊपर 25 पैसा जो है वो जा रहा था एक फंड के अंदर, और ये 30 साल से जा रहा था, उसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा था, और वो वैसे भी लिक्विडिटी जो है ना बहुत ज्यादा हर्ट कर रहा था एक्सपोर्टर्स की, यानी कि पैसे उनके पास कम बचते थे या उनके पास कम होते थे दोबारा एक्सपोर्ट करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, वो भी हटा दिया गया। ये भी साथ हो गया बिजली का भी, अब टैक्स पे भी काम हो रहा है। तो देखें डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल बड़ा इंपॉर्टेंट है, किस तरफ हम जा रहे हैं, और वाकई में रियलाइजेशन है कि इंडस्ट्री को सपोर्ट करना है। सर वैसे एप्टमा के चेयरमैन खुद मौजूद है, वो भी जो फैसले लिए गए हैं उससे वो खुशाइन भी कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि इससे स्टेबिलिटी आएगी, लेकिन आगे के मराइल के लिए भी अभी बहुत कुछ करना बाकी है। अब यहाँ पर खुर्रम साहब जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उस पर कई महीनों से काम भी हो रहा था, लेकिन वो आकर नहीं दे रही है अभी तक। हमने नवंबर में ये खबरें सुनी थी कि इस पर IMF से मंजूरी ली जाएगी, तो वहां से क्या कोई तहफ़्फ़ुज़ात इस पर आ रहे हैं जिसकी वजह से वो अभी तक डिलेज का शिकार है? नहीं जी, आई एम ग्लैड आपने क्वेश्चन किया किरण। देखें इंडस्ट्रियल पॉलिसी बहुत अरसे बाद आ रही है, बहुत अरसे बाद। देखें 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है इस वक्त इकोनॉमी के लिए या किसी भी इमर्जिंग इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट होती है कि एक तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हो रहे हैं, उसमें बिल्कुल आप PIE की ट्रांजैक्शन देखें, 40 साल के बाद जो एक एफर्ट हुई और उसके बाद एक कामयाबी जो है मिली, और ये हिस्टोरिक जो है प्राइवेटाइजेशन का एक लैंडमार्क है PIE, आप सबको पता है। दूसरा आप देखें एनर्जी की कीमतें कम की जा रही हैं। तीसरा आप देखें एनर्जी के अंदर चेंजेस आ रही हैं, एनर्जी सेक्टर को बेहतर किया जा रहा है, उसमें भी प्राइवेटाइजेशन का आप देखेंगे 5 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो बड़ी हैं उनको जो है पहले बैच में इन्वेस्टर्स के आगे लेके जाया जा रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है इन्वेस्टर्स का, फिर होटल जा रहे हैं, फिर बैंक्स जा रहे हैं प्राइवेटाइजेशन की तरफ, 24 SOEs जो स्टेट ओन एंटिटीज हैं उनको इस तरफ लाया गया है, फिर उसके अलावा पेंशन में रिफॉर्म्स किए गए। डेट में आप देखें 3.6 ट्रिलियन का डेट पिछले 14 महीने में अपने टाइम से पहले पे ऑफ किया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, ये नहीं हुआ कभी। तो देखिए एक तरफ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, दूसरी तरफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी सर्टेनिटी देती है, वो हमने शुरू कर दी है। देखिए थोड़ा सा वक्त जरूर लगता है। आपको मेरा सवाल अच्छा लगा लेकिन आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं आपसे पूछ रही हूं पॉलिसी आएगी कब? किरण मुझे 1 मिनट दें, मैं आ रहा हूं उस तरफ के इंडस्ट्रियल पॉलिसी पे 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट जो है डिस्कस हो रही हैं। एक तो इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ जो अभी कम भी किया, मजीद कम करने का प्लान है। दूसरा टैक्स के अंदर किस तरह से हमने छूट देनी है, वो देखें IMF फंड प्रोग्राम में है, उनके बगैर हम नहीं। तो वहां से क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं इसको? नहीं देखिए डिस्कशंस होते हैं ना कि निटी-ग्रिटीज होती हैं कि जी हाँ ठीक है टैक्स आपने कम करना है, कहां से कम करना है, फिर कहां से पूरा करेंगे, क्या प्लान होगा। देखिए हमने ट्रस्ट डेफिसिट बहुत क्रिएट किया है पिछले 24 प्रोग्राम्स में, उसको फिल करना, उसको रिकवर करना इतना आसान नहीं है, और हम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखें 2 रिव्यूज बड़े अच्छे गए, तो वो भी आ जाएगी, लेकिन थोड़ा सा वक्त लग रहा है। यानी अगले बजट से पहले नहीं आएगी ये पॉलिसी? देखिए मैं तो एक्सपेक्ट करता हूं कि पहले आ जाएगी, लेकिन देखिए जो टैक्स की चेंजेस होती है ना वो बजट के अंदर फाइनेंस बिल में आती हैं, उससे पहले करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि टैक्स के टारगेट्स होते हैं और वो आपने कमिट किए हुए होते हैं, वो आपके स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स होते हैं। तो ये पूरे प्रोग्राम को समझना पड़ेगा कि अगर इंडस्ट्रियल पॉलिसी आती है तो पॉलिसी तो एटलीस्ट आ जाएगी ना 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, जो भी उसका टेनर होता है, उसके बाद जो है उसके अंदर चेंजेस अगर बजट तक मजीद थोड़ा सा इंतजार करें। मैं कह रहा हूँ जो पहले हो सकेगा वो पहले हो जाएगा, जो बजट की चीजें वो बजट में ही होंगी। ठीक है, ये ऐसे नहीं हो सकता कि जी सही। कामरान साहब, ये आपको ये हुकूमत का जो बरामदात $60 अरब तक ले जाने का हदफ है, ये हकीकी लगता है आपको? 2029 तक चला जाएगा ये हदफ? किरण साहब मेरी आज सबसे पहले आपसे दरख्वास्त है कि आज आप साहब भाई भी हैं और परसों रात मेरे साथ मालिक साहब के प्रोग्राम पे बैठे हुए थे, तो मैंने तब भी यही बयान किया था कि हमारा काम इंडस्ट्री या बिजनेस से गवर्नमेंट पे खाली तनकीद करना नहीं होता,
गवर्नमेंट के सामने सॉल्यूशंस रखना होता है। तो आज आई थिंक खुर्रम साहब का डे है कि कुछ अल्लाह ने कामयाबी दी एंड खुर्रम साहब की कुछ तजावीज़ रंग ले आई। मोर नीड्स टू बी डन, यस आई एग्री। एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी आनी चाहिए, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट और इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए इस मुल्क में। आज उस हवाले से एक बड़ा अच्छा दिन था। प्राइम मिनिस्टर साहब ने शुरुआत की, एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी की बुनियाद की। जो आज सारे स्टेप्स लिए हैं वो एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी की तरफ पहली बुनियाद है। मोर नीड्स टू बी डन। आज डेफिनेटली हम गवर्नमेंट को अप्रिशिएट ठीक आगे बढ़ते हैं, अप्रिशिएट करते हैं आप इस मामले पे। लेकिन अगेन आप कह रहे हैं कि मजीद बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, जो सॉल्यूशंस आप लोगों की तरफ से दिए भी जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। खुर्रम शहजाद साहब थे, कामरान साहब मेरे साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो लाहौर के भाटी गेट पर एक वाक़या हुआ, अफसोसनाक वाक़या, और उसके बाद जो कुछ इस वाक़े में हुआ इस पर तफसीली बात करते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। हादसे से बड़ा सानहा ये हुआ, लोग ठहरे नहीं हादसा देखकर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के शहर लाहौर में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। खातून और बच्चा गटर में गिरे, बजाय मुतासरीन की मदद की जाती, खातून और बच्ची को फौरी तौर पर तलाश किया जाता। पुलिस मदद की दरख्वास्त करने वाले मुर्तज़ा को ही थाने ले गई, तशद्दुद का निशाना बनाया, अहलिया और बच्ची का कत्ल कबूल करने के लिए दबाव डाला। पंजाब की वज़ीर इत्तलात ने भी इब्तिदा में मामले को फेक न्यूज़ करार देकर मिट्टी डालने की कोशिश की, और जब सादिया की लाश मिल गई तो बस माफ़ी मांगकर जान छुड़वा ली। मरियम नवाज़ ने भी अपनी वज़ीर को ये कहकर क्लीन चिट दे दी कि जब अफसरान ही झूठ बोलें तो फिर भला इसमें वज़ीर की क्या गलती। अब सवाल यह है कि अगर इन अफसरान ने झूठ बोला तो उनके खिलाफ झूठ बोलने पर कार्रवाई क्या हुई है, अब तक कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ है? और हुकूमत का काम तो ये होता है ना कि सब्र और तहम्मुल से काम लें, तो उसने सर्चिंग ख़त्म होने का इंतज़ार क्यों नहीं किया? जिस वक्त मुर्तज़ा पर थाने में तशद्दुद हो रहा था, सर्चिंग का अमल तो उस वक्त भी जारी था, बंद तो नहीं हुआ था। तो फिर फेक न्यूज़ करार देने की जल्दबाजी क्यों की हुकूमत ने? खातून के शौहर पर तशद्दुद के इल्ज़ामात की तहकीकात पर बनने वाली हाई पावर कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट मुकम्मल की है, जिसके मुताबिक एसपी की मौजूदगी में मुतवफ़ी खातून के शौहर पर एसएचओ के रिटायरिंग रूम में तशद्दुद किया गया। कमेटी ने अपनी सिफारिशात आईजी को भिजवा दी हैं, जो इस की रोशनी में कार्रवाई का फैसला करेंगे। प्रोग्राम में मेरे साथ गुलाम मुर्तज़ा साहब, जो कि सादिया के जो इस दुनिया से जा चुकी हैं, जिस तकलीफ़ और अजियत के साथ, और फिर जो अजियत और तकलीफ़ गुलाम मुर्तज़ा ने ख़ुद भी बर्दाश्त की है। बहुत शुक्रिया, आप मुश्किल वक्त में हैं और इस मुश्किल वक्त में आपने हमारे लिए वक्त निकाला अपने मौक़िफ़ के लिए। मुझे सबसे पहले ये बताइए कि आपके साथ जो इसके बाद हुआ वो ज़्यादा तकलीफ दे सिचुएशन बनी। फिर लापरवाही करने वाले प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, सेफ्टी इंचार्ज हैं, साइट इंचार्ज हैं, इनके खिलाफ मुकदमा हुआ है। हुकूमती कार्रवाई से मुतमईन हैं अब आप? देखें, जो हुकूमत अपनी कार्रवाई कर रही है वो उनका फ़र्ज़ है, उनका हक़ है, लेकिन जो भी हो, जो मेरी फैमिली के साथ हुआ है, मेरी बच्ची, मेरी बीवी, वो अब इस दुनिया में नहीं है। बाकी जो मेरे 2 बच्चे हैं उनकी अम्मी नहीं है, तो वो कैसे इस ज़िंदगी दुनिया में रहेंगे। तो सर, जो भी कार्रवाई है वो तो ठीक है, वो तो हुकूमत का फ़र्ज़ है, अच्छा कर रहे हैं। तो हुकूमत ने अच्छा नोटिस लिया है, मरीन नवाज़ साहबा ने, इन सब ने हाई लेवल पे किया है सारा काम। तो जब मेरी बीवी मुझे मिली तो उसके बाद जो रेस्क्यू वाले बता रहे थे कि जो आपकी बच्ची है वो अभी तक नहीं मिल रही, तो मैं बहुत परेशान था कि शायद ऐसा ना हो कि ये मिले ना, और मैं घर किस मुँह से जाऊँगा। तो मैं बहुत परेशान था। ये मेरे लिए एक बहुत मुश्किल टास्क था कि मैं कैसे घर जाऊँ, एक मेरी बच्ची इधर कैसे जाऊँ। तो जब मिली तो फिर हम घर गए हैं। आपने बताया कि पुलिस ने हिरासत में ले लिया, आपको तशद्दुद का निशाना भी बनाया। क्या चाह रही थी पुलिस आपसे? वो मनवा रहे थे कि आप मान जाएं, आप मतलब कि मैं उनको कह रहा था कि मैं जो सच था मैंने आपको बता दिया है, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन वो कुछ मेरे पर तशद्दुद करके मनवा रहे थे कि आप मानो आप कुछ किया, आप मानो आपने कुछ किया, लेकिन मैं सच के सिवा कुछ भी नहीं बोल रहा था। और कितनी देर आपको पुलिस ने अपनी कस्टडी में रखा? जब आपकी अहलिया की लाश मिल गई उसके बाद छोड़ा आपको? जब रेस्क्यू वालों ने ये बयान दिया था कि ये फेक कॉल है, ये नामुमकिन है इससे आगे जाना, तो उसके बाद से मैं हिरासत में हो गया। उसके बाद मुझे पुलिस वाले लेकर चले गए।
तो पहले तो तशद्दुद करते रहे, उसके बाद जब उन्हें पता चला ये हम गलत कर रहे हैं, ये तो सच्चा है, तो उसके बाद फिर DIG साहब आए, उन्होंने तसल्ली दी, उन्होंने कहा कि आपकी कोई गलती नहीं है, ये इनका गलती है जो आप पे तशद्दुद कर रहे हैं। वो SHO साहब को भी उन्होंने कहा कि आप गलत कर रहे हैं। तो उसके बाद फिर तशद्दुद बंद हुआ, उसके बाद फिर भी उन्होंने अपने पास हमें रखा, फिर वो हमें कहीं गेस्ट हाउस पे ले गए, वहाँ हम रात ठहरे। तो उसके बाद फिर हमारी सुबह 10 बजे मीटिंग रखाई गई, उसके बाद भी हम बहुत लेट होते, 2-3 बजे पहुँचे। तो उसके फिर जब हम पहुँचे, रेस्क्यू वाले भी बयान दे रहे थे और भी बाकी टीमों के लोग भी आए थे। अच्छा, मुझे बताइए अब आप क्या करना चाहते हैं? जिन एहलकारों ने आपके ऊपर तशद्दुद किया, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं? आप मुकदमा करवाना चाहते हैं उनके खिलाफ? जो FIR हमने दी है तो उसमें हमने 3 इदारों के नाम आई थिंक दिए हैं, मुझे कंफर्म याद नहीं है। 3 इदारों के हमने नाम, उसका जो मुद्दई है मेरे ससुर साहब बने हैं, तो 3 इदारों के हमने नाम दिए हैं। तो अभी से इसका हमने इसकी कार्रवाई अभी तक हमने कोई FIR कोई रिपोर्ट नहीं लिखी। यकीनन आप इस वक्त बड़ी तकलीफ में होंगे। जब ये वाकया हुआ उस वक्त के बारे में बताइए, आप साथ मौजूद थे। कुछ बातें ये हो रही हैं कि रिक्शा वहां से गुजर रहा था, सादिया रिक्शे से स्लिप हो गई। कुछ लोग कह रहे हैं कि बच्ची पहले गिर गई थी, उसे बचाने के लिए माँ नाले में कूद गई। हुआ ऐसी क्या? कोई बात नहीं है, वो रिक्शे में बैठने लगी थी, बैठते वक्त पहले मेरा कज़न बैठने लगा, तो उसके पीछे मेरी वाइफ खड़ी थी। तो जब बैठने लगे थे, मेरी अम्मी ने कहा कि पहले आप ही को बैठने दो, तो वो कज़न मेरा रास्ता देने के लिए थोड़ा सा पीछे हटा, उसके पीछे ये खड़ी रहे। हमें ये आइडिया उन्हें नहीं था कि पीछे अंधेरा था कि पीछे नाला है या नहीं है, और वो नाले में गिर गई। अच्छा, पुलिस वालों ने पहले शायद आपके ताल्लुकात की खराबी वगैरह का भी बयान दिया था, जिसका उनसे कोई ताल्लुक नहीं था। ये वाला क्या मामला हुआ था? हमारा एक रिश्तेदार था, उसका नाम भी मुर्तज़ा है, तो उन्होंने SHO साहब से मेरे ससुर की बात करवाई थी, फिर इन्होंने नंबर एक्सचेंज किया था, तो फिर SHO की डायरेक्ट मेरे ससुर से बात होती रही है। जब ये रेस्क्यू वाले कह रहे थे कि ये फेक न्यूज़ है, तो SHO साहब भी यही कह रहे थे जो आपका ससुर है वो आप पे शक कर रहा है। और आप पर किसी किस्म का इस वक्त कोई प्रेशर, कोई दबाव है? कोई प्रेशर नहीं दिया जा रहा, मेरी हेल्प की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका। गुलाम मुर्तज़ा, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। दौरी अजियत से आप गुजरे हैं, फैमिली को आपने अपना खोया और साथ साथ जिस तरह का सलूक आपके साथ किया गया, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए, शुक्रगुजार हूँ आपकी। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। 8 साल बाद बरतानवी वज़ीर आज़म 60 कारोबारी और सकाफती शख्सियात के साथ चीन में मौजूद हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन ट्रंप को अच्छा नहीं लग रहा है। अमरीकी सदर से जब बरतानिया के चीन के साथ कारोबार करने पर सवाल हुआ तो ट्रंप ने कहा कि बरतानिया के लिए ऐसा करना बहुत ख़तरनाक है। इससे पहले जब कनाडा के वज़ीर आज़म चीन के दौरे पर गए थे तो उन्हें भी ट्रंप ने 100% टैरिफ की धमकी दी थी। चीन में कनाडा के वज़ीर आज़म ने कहा था कि दुनिया में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जन्म ले रहा है। चीन और कनाडा के दरमियान उभरती हुई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों ममालिक को बदलते आलमी मंजरनामे में एक नई समत दे सकती है। ट्रंप ने सदर बनते ही कनाडा को अमरीकी रियासत बनाने का ऐलान कर दिया था। उस वक्त से ही दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात कशीदा हैं। ट्रंप के ग्रीनलैंड पर कब्जे के प्लान ने अमेरिका के तकरीबन तमाम बड़े इत्तेहादियों को मुतबादल रास्ते देखने पर मजबूर कर दिया है। दूसरी तरफ ट्रंप जो मुसलसल ईरान पर हमले की बातें कर रहे थे, अब वो फिर से मुज़ाकरात पर जोर दे रहे हैं, जिसके जवाब में ईरान भी मुज़ाकरात को तरजीह करार दे रहा है। लेकिन हमले की सूरत में ईरान के नायब सदर ने कहा है कि किसी भी मुसल्लह तसादुम के इख्तिताम का फैसला दुश्मनों के हाथ में नहीं होगा। वक्त ख़त्म हो गया प्रोग्राम का। इंशाअल्लाह नाज़रीन से मुलाकात। अपना और अपने मुल्क का ख़ास ख्याल रखिए। फ़लस्तीन को, मकबूजा कश्मीर को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।